गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले शिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप इस पर्व को बहुत प्रेम पूर्वक मनाओगे। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वो बिंदु है समास। समास होता क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, पास रखना या छोटा करना। जब हम दो शब्दों को एक दूसरे के क्लोज ला देते हैं और उसे एक शब्द बना देते हैं तो उस प्रोसेस को समास कहा जाता है। जैसे जब आपके घर पर कभी पूजा होती होगी तो आपके पिताजी आपको कहते होंगे कि हवन के लिए सामग्री लेकर के आनी है। आप हवन के लिए सामग्री लेकर लेने जाते हैं। जब आप आते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि हवन सामग्री लेकर के आए या नहीं। तो यहां पर जो हवन के लिए सामग्री, इसको क्या कर दिया? संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया, एक दूसरे के क्लोज ला दिया। क्लोज कैसे ला दिया कि ये जो विभक्ति है इसके बीच में, इस विभक्ति को हमने हटा दिया। तो यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को समास कहा जाता है। अब समास में और समस्त पद में डिफरेंस होता है। हमें लगता है कि ये जो शब्द बन करके आया है ये समास है, लेकिन ये समास नहीं है। इस शब्द के बनने के लिए जो प्रोसेस हुआ है वो समास है। जैसे आप अपने घर से स्कूल आते हो तो घर से स्कूल आने के लिए जो प्रोसेस है वो समास है। इसी तरह से ये जो हवन सामग्री है, हवन के लिए सामग्री, इसको संक्षिप्त करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया गया है, इन विभक्तियों को जो हटाया गया है, इस प्रोसेस को समास कहा जाता है। और इसके बाद जो शब्द सामने आता है, जो शब्द भर करके आता है, उसे कहा जाता है सामासिक पद या फिर समस्त पद। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। आज हम 2 प्रकार की बात करेंगे। 2 समासों को आज पढ़ेंगे, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास कौन से होते हैं? इनमें जो पहला खंड होता है वो अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कर्म, इन तीनों में से किसी का भी कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि अगर हम उन शब्दों को लिंग, वचन या कर्म के आधार पर परिवर्तित करने की कोशिश करें तो उनमें कोई परिवर्तन ना आए। जैसे यहां पर दिया हुआ है प्रतिदिन, इसमें हम कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करें लिंग, वचन और कर्म के आधार पर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यथाशक्ति, इसमें कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करें लिंग, वचन या कर्म के आधार पर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आगे हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में जो हमारा उत्तर पद होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो मुख्य भूमिका होती है वो उत्तर पद की होती है। और इसमें कारक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको पहचानने का सरल तरीका यही है कि जिस भी वाक्य में, जिस भी शब्द में आपको कारक दिखाई दे जाए वो तत्पुरुष समास होगा। और कारक के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। इन 6 भागों को हम देख लेते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की पहचान कैसे होगी? कर्म तत्पुरुष में जो हमारी विभक्ति होगी वो को विभक्ति लगेगी। उदाहरण के लिए देखते हैं यश को प्राप्त। तो जहां पर भी आपको को विभक्ति लगी हुई मिल जाएगी, समझ लीजिएगा वो कर्म तत्पुरुष है। तो यश को प्राप्त, इसका जो समासिक पद बनेगा वो बनेगा यश प्राप्त। नेक्स्ट बात करते हैं करण तत्पुरुष की। करण तत्पुरुष की पहचान है कि उसमें जो विभक्ति इस्तेमाल की जाएगी वो से विभक्ति लगेगी। यश
जाएगा कि वो करण तत्पुरुष है, जन्म से अंधा। इसका सामासिक पद या फिर समस्त पद क्या बनेगा? जन्मांध। अब आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष की क्या पहचान है? संप्रदान तत्पुरुष की जो पहचान है उसमें हम के लिए विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। स्नान के लिए घर। अब जब हम इसकी विभक्ति को हटा देंगे, जो के लिए विभक्ति है, तो इसका सामासिक पद बनेगा स्नान घर। अब आगे बात करते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में भी करण तत्पुरुष की तरह से विभक्ति का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होगा वो या तो अलग होने के लिए होगा, या फिर किसी से तुलना करने के लिए होगा, डरने के लिए होगा, या फिर लजाने के लिए, जब हमें शर्म आ जाए उसके लिए होगा। जैसे यहां पर उदाहरण दिया जाता है रोग से मुक्त, तो यह अलग होने का बता रहा है कि रोग से अलग हो गया है, रोग से मुक्त हो गया है। तो जब हम से को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इसका सामासिक पद बन जाएगा रोग मुक्त। नेक्स्ट बात करते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में जो विभक्ति लगेगी वो लगेगी का, के और की। ये तीन विभक्तियां इसमें लगेंगी, तो ये संबंध दर्शाने के लिए होगा। जैसे सेना का पति, इसमें संबंध दर्शाया गया है सेना से किसी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का संबंध दर्शाया गया है, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो सेना का पति, जब हम का विभक्ति को हटा देंगे तो इसका सामासिक पद बनेगा सेनापति। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष कौन से होते हैं? इनमें कौन सी विभक्ति लगती है? तो इनमें विभक्ति लगती है में या पर। ये दो विभक्तियां इसमें लगती हैं। तो जिस भी कारक में, जिस भी समास में आपको में या पर लगा हुआ मिल जाए, वो कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे शरण में आगत, शरण में आगत, अगर हम में को हटा देंगे, इस विभक्ति को हटा देंगे, तो ये इसका बनेगा शरणागत। एक बार मैं एक्सप्लेन इसको दोबारा से इसका रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन, अव्यय भाव समास वो होते हैं जिनका जो पहला खंड होता है वो अव्यय होता है, और अव्यय वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर, तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। आगे इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद में सबसे पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होती है को। जहां पर भी आपको को लगा हुआ मिल जाए समझ लीजिए वो कर्म तत्पुरुष है। आगे करण तत्पुरुष, जहां पर भी आपको से लगा हुआ मिल जाए वो करण तत्पुरुष है। आगे संप्रदान, जहां पर भी के लिए आपको लगा हुआ मिल जाए वो संप्रदान तत्पुरुष है। आगे अपादान तत्पुरुष, जहां पर भी से मिले, लेकिन वो से किसी स्पेशल जगह पर मिले, अलग होने के लिए, तुलना करने के लिए, डरने के लिए, लजाने के लिए, इनमें से किसी काम के लिए अगर से मिलता है तो वो अपादान तत्पुरुष है। आगे संबंध तत्पुरुष, जहां पे आपको का, के या की विभक्ति मिल जाए, का, के या की विभक्ति जहां पर भी आपको मिल जाए वो संबंध तत्पुरुष होगा। और लास्ट अधिकरण, तो जहां पर भी आपको में और पर, इन दोनों में से कोई भी एक विभक्ति मिल जाए वो कौन सा तत्पुरुष होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। बाकी जो बचे हुए हैं उनकी चर्चा हम कक्षा में करेंगे।